अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बल्कि मुझे सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ के नाम से, उस पर एक और वीडियो नई मेरी लेटेस्ट रिलीज़ हो चुकी है। वीडियो पहले ज़माने में फिल्में रिलीज़ होती थी, मेरी उस चैनल पर वीडियो रिलीज़ होती है। एक अफ्रीका में एक साहब आए इबो नूह के नाम से, इबो नोहा या इबो नूह। वो उन्होंने झूठे पैगंबरी का दावा किया, उसके ऊपर वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ हिस्ट्री बताई है मैंने झूठे नबियों की, वो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक उसका कमेंट्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही वो सबसे काम की जगह है जहां पर आपको समझ आ जाती है जनाब। अच्छा, अब आज एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि बस रिकॉर्ड टूटने से रह गया, लेकिन वो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके ऊपर बात करेंगे। आप जितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उतनी ज़्यादा दावत देते हैं आप स्क्रूटनी को, तो हम कुछ फैक्ट चेक करेंगे। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोटा मोटा, ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहिए, अहम ही फंस जाते हैं। फिर एक लाइन उन्होंने बोली, बड़ी मजेदार थी। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए फिर पड़ ही जाता है। मतलब जो इमरान खान के खिलाफ लोग हैं वो भी मानते हैं इमरान खान की ये क्वालिटी। फिर बात करेंगे ये मासूम तरीन बाजवे की, कितना मासूम आदमी था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने क्या सबक हासिल किया वो भी बताऊंगा, और BBC के एडिटर्स की गलती भी आपको बताऊंगा। BBC को क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे के कुछ देर बाद, 2:15 पे कह लीजिए आप, शुरू होगी। चले जी 2:15 पे उन्होंने आते साथ ही कह दीजिए ये सिक्योरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं सुबह उम्मीद थी मेरी, मैंने बोला भी था कि शायद ये प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उम्मीद मेरी काटी थी कि मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि जी याद देखते हैं कि वो प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या गुस्सेनाक हो जाते हैं। तो DG साहब गुस्सेनाक हो गए आज। फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब क्या था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब था कि सब बहुत अच्छे हैं, PTI बहुत बुरी है। ये मुझे समझ आई है कि आगे चल के आपको समझाऊंगा क्यों। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब ये भी था कि सुहेल अफरीदी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पिछली बार इमरान खान पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस बार वो एक लेवल नीचे आ चुके हैं। तरीके इंसाफ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी इस बार DG साहब ने, या वो चले गए। बेसिकली सिक्योरिटी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। कुछ स्टेटमेंट्स उनकी उठाए, अगर मैं चंद एक उठाता हूँ। मिसाल के तौर पे DGISPR साहब ने आज बोला कि इमरान खान ने बताया था कि जनरल आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। इमरान खान ने बिल्कुल नहीं बताया था। इमरान खान ने कहा था मेरी हैसियत कौम के बाप की है, अगर कौम मेरी भूखी मर रही हो तो मैं क्या अपने खर्चे कम ना करूँ। कोविड के दिनों में उन्होंने कहा था। ये कौम के बाप वाली बात शहरयार अफरीदी साहब ने की थी, जिनको गिरफ्तार करके काफ़ी अर्सा इस बात के जुर्म में फेंटा, मुझे लगता है, लगाया गया। तो इमरान खान ने ये बात नहीं की थी। DGISPR साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी इनको क्यों तालिबान टारगेट नहीं करते। ये बात वैसे बड़ी बुरी, इट वॉज इन बैड टेस्ट। आप अपने दुश्मन के लिए भी कभी ऐसे नहीं करते। आपको याद होगा इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ये हरकत कर चुके हैं। उन्होंने खत लिखा था तालिबान को कि भाई हमें क्यों मारते हो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, इनको मारो, दूसरों को मारो, पीपल्स पार्टी को मारो, हमें क्यों मारते हो। तो DGISPR साहब ने आज एक और गलत फैक्ट बोला कि इनको टारगेट नहीं करते। अब वो लिस्टें देखें तो भरी पड़ी है। मेरा ख्याल है ANP के साथ साथ, या ANP के तकरीबन बराबर है PTI के MPs को जो टारगेट किया गया है तालिबान की जानिब से। हत्ता कि इमरान खान तो खुद दहशतगर्दी के हमले का शिकार है, उनको गोलियां मारी गई, वो अपनी FIR तक नहीं करवा सके। तो ये गलत फैक्ट था। फिर DGISPR साहब ने बोला कि जी सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी है ये KP में क्यों होती है जनाब। उन्होंने वो नए फैंसी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो 58 तो नहीं बोला उन्होंने इस पर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जी ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सिस है कोई। आराम से सीधी सी इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो बॉर्डरिंग है, अफगानिस्तान से आती तो बॉर्डरिंग एरिया है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा दहशत गर्दी होती है। DGISPR साहब ने ये भी सवाल उठाया कि क्या करें हम जी, अगर ये ना करें, ऑपरेशन ना करें, तो ऑपरेशन की वजह से तो हम बचे हुए हैं। जो डेटा DGISPR साहब ने खुद दिखाया है, सारे का सारा डेटा, वो देख के तो ये अंदाज़ा होता है कि जितने ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं उतने ही ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट थे ये हमले। मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की कि क्या वजह थी, लेकिन नज़र कुछ ऐसा ही आ रहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। फिर DGISPR साहब ने काफ़ी ज़्यादा बातें मंसूब की तरीके इंसाफ से, जो उन्होंने नहीं की हुई थी मेरा ख्याल है। उन्होंने असद कैसर पे तनकीद की बेनता, इकबाल अफरीदी साहब पे तनकीद की, सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद की। हत्ता के 2 लोगों का तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस शॉट्स उठा के चलवाए, जो कि नहीं चलाए जा सकते। फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीच होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। इस पर कोई इदारा क्या, कोई अदालत भी कॉग्निशंस नहीं ले सकती, प्रोटेक्टेड स्पीच होती है। न जाने क्यों उन्होंने ये बोला, मेरे को नहीं समझ आया। ठीक है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बड़ी शदीद जनाबे वाला वो की
तनकीद की, तारीफ़ की, बहुत अन्य तारीफ़ की बलूचिस्तान के। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने गुस्सेनाक होके आसमा शिराज़ी साहिबा ने सवाल किया, 2 अदद सवालात। उन्होंने कहा जी 2021 में दहशतगर्दों को लाने और बसाने में सिर्फ सियासी लीडरशिप मुलविस थी क्या? क्या ये सेलेक्टिव जस्टिस नहीं है? क्या इसमें मिलिट्री लीडरशिप मुलविस नहीं थी? सियासी लीडरशिप मुताबिक वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो आप ये कैसे करेंगे? दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं। उन्होंने कहा जी हम हो रहे हैं ऑपरेशन, आज भी हो रहे हैं ऑपरेशन, हम फेडरल फोर्स हैं, ये रोक के दिखाइए ऐसे। बेहतर जवाब क्या हो सकता था? बेहतर जवाब ये हो सकता था कि जनाब हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि ऑपरेशन करने हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे चलते हैं। केपी गवर्नमेंट को चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप करे, हमें क्या कहते हैं, हम तो फेडरल फोर्स, हम तो ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। ये स्मार्ट आंसर होता, बेहतर आंसर होता। लेकिन उन्होंने इतनी लंबी तकरीर झाड़ दी इसके ऊपर के करवा के देख ली, ये करवा के देख ली, अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं थी इसकी। इमरान खान वाले में उन्होंने बड़ा दिलचस्प आंसर दिया। उन्होंने कहा जी ये बस वो इमरान खान अकेला ही था, वही था, उसी की सोच थी, वही कर रहा था, ये शख्स इदारों का मसला नहीं था, फौज को बीच में आप ना कहीं, ये शख्सियात का मामला था, वो जो कर रहा था फिर वो किधर है, उसको हमने जेल में डाल दिया। जनरल फैज़ का उन्होंने हवाला दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक लेफ्टिनेंट जनरल वो इमरान खान के कहने पर इदारे का डिसिप्लिन छोड़ के और इधर उधर भागता फिर रहा था, इमरान खान के कहने पर इदारे का पॉलिसी उसने शिफ्ट करके रख दी। और जो ऊपर उसके बैठा हुआ था आर्मी चीफ, वो इतना कुगू कोड़ा था, इतना मासूम था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि इमरान खान इतना चलाक, इतना चतर चलाक था, इतना शाना था, और बाजवा इतना उन्दा कसूना था कि उसको कुछ समझ नहीं आई, और वो उधर बैठा चूसता रहता था, और जनरल फैज़ और इमरान खान मिलकर उसको फुदू पूरा दिन लगाते रहते थे, और वो बैठ के ख्वाजा आसिफ के साथ ओजड़ियाँ खाता रहता था। जो बंदा आया 3 साल के लिए, फिर 3 साल की एक्सटेंशन ली, फिर अगले 3 साल की एक्सटेंशन की तैयारी डीले मार रहा था, वो तो नवाज शरीफ ने बेहतरी डील मार ली ना, वरना ये तो अगले 3 साल भी ले जाता। उसको आप कह रहे हो फुदू था, वो बेवकूफ़ था, उसको समझ नहीं आई जी। ये कुछ जची नहीं बात, मुझे कुछ हजम नहीं हुई बात। इसके अलावा और बथेरे इल्ज़ामात थे। उन्होंने DGI PR साहब ने सबके शॉर्ट्स भी चलाए सियासी लीडरशिप के कि सबको क्लैरिटी है उसमें। शहबाज शरीफ को क्लैरिटी थी, मरीम नवाज़ को क्लैरिटी थी, बिलावल भुट्टो साहब को भी क्लैरिटी है, सरफराज बुगटी साहब को भी क्लैरिटी है। क्लैरिटी नहीं है तो सिर्फ PTI को क्लैरिटी नहीं है, यानी कि सब बड़े गुड थे, PTI इज़ वेरी बैड। अच्छा, अब PTI क्या कहती है? यहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट्स में कसर नफसी से काम लिया। जो ऑपरेशन नहीं करने की बात सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कर रही है, तमाम जमातें KPK की, इन्होंने बाकायदा बैठ के जिरगा किया, उसका फैसला किया, फुल हाउस हर चीज़ लीगली की इन्होंने कि नहीं हो सकता ऑपरेशन। एक साफ़ी ने सवाल भी किया कि अगर आर्टिकल 245 विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये सहाफ़ियों को जनरल साहब बताते रहे, आर्टिकल 17 भी बताया, आर्टिकल 7 भी बताया, इनकी किताब भी लेके आए हुए थे। अगर ये आर्टिकल 244 पढ़ते तो उसमें ओथ लिखा हुआ था, लोगों ने बड़ा शेयर किया हुआ है, जिसमें ये ओथ है कि आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू पाकिस्तान एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विच एम्बॉडीज द विल ऑफ द पीपल, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Amin. तो ये ओथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते थे। सलमान अकरम राजा साहब का रिएक्शन था, वो 30 सेकंड का रिएक्शन था, बड़ा मज़ेदार सा रिएक्शन था। उन्होंने कहा जी बयानिया बन नहीं पा रहा इनसे, तो इसलिए अब इस किस्म के इल्ज़ामात अफसोसनाक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे इल्ज़ामात थे, काफ़ी सारी बातें इंटरेस्टिंग थी, बड़ी हक़ाइक़ पे मबनी थी। एक एंकर साहब जो कि लेट आए, तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म होने वाली थी तब आए, आते साथ ही उनको माइक दे दिया गया। तो उन्होंने एक इतना इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी क्या वेनेजुएला तर्ज का कोई ऑपरेशन हम कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर? यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जी मौलवी हैबतुल्लाह को, मुफ्ती हैबतुल्लाह को हम चुक के यहाँ पर ले आए। अब मैं बैठ के सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या ज़रूरत है इस तरह के बेवकूफ़ सवाल करने की। DG साहब भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, अफ़गानिस्तान के लोगों ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत चुनी है, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चुनी, बाकी सब लोगों ने चुनी है। हम क्यों हैबतुल्लाह को लेकर, पहले ही हमारे विच वड़े में धमाके कर रहे हैं, हम उधर जाके हैबतुल्लाह को चुक के लेंगे। वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कौन सा हैबतुल्लाह को चुकेंगे तो कोई मामे कोडे को लगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें करना तो वही करना है। वो एक अजीब डिसेंट्रलाइज सा सिस्टम है। तो ये सवालात नहीं करने चाहिए इस तरह के एंकर्स को, बेवकूफ़ बात लगती है जनाब, ये बुरी बात लगती है। इमरान खान की डेडिकेशन की बहरहाल DGI PR साहब ने ढेर सारी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए वो पड़ ही जाता है। उन्होंने कहा डिक्टेटर की तरह जमात को चलाता है। नहीं, देखिए सियासी जमातें जैसी भी हों डिक्टेटरशिप से बेहतर रहती हैं। ये इट होल्ड्स ट्रू फॉर PTI, फॉर PMLN, फॉर पीपल्स पार्टी। डिक्टेटरशिप होती है फ़ौज में, क्योंकि चेन ऑफ कमांड बड़ी ज़रूरी होती है। वहाँ पर हुक्म चलता है फ़ौज में। अगर चेन ऑफ कमांड नहीं होगी तो फ़ौज चल नहीं सकती।
सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप नहीं होती, लीडरशिप होती है। ये फ़र्क होता है बिकॉज, और ये मजबूरी है फ़ौज की। फ़ौज में जब आप किसी को कहते हैं कि आपने जाके लड़ना है, तोप के सामने खड़े होना है, तो अगला बंदा सवाल नहीं करता, वो हुक्म मानता है आपका। सियासी जमातों में बहस हो सकती है, तो ये बात भी ज़रा मेरा ख्याल है कोई वो थोड़ी उसमें मिस होगी। इतनी तनकीद की ज़रूरत नहीं थी। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ़ ही उठ के जाना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है शोज़ करने होंगे एंकर्स वगैरह ने, सारे वो चले गए। मैं शुरू में देख रहा था खचाखच भरा हुआ था हॉल, फिर वो हॉल खाली होना शुरू हो गया, आखिर में तो खाली खाली होता चला जा रहा था। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। आई थिंक 20 मिनट वाज इनफ। आप 20 मिनट की तकरीर कर लेते, 20 मिनट के सवाल ले लेते आप, तो फुलफिल हो जाता सारा काम। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना लंबा बोल के आप दावत देते हैं बहुत सारी स्क्रूटनी को, स्क्रूटनी खुल जाती है उसमें। समझ तो आप भी मेरी बात ही नहीं होंगी, लेकिन हुसैनाक बहुत थे डीजी। एंड इससे क्या हम अब ये समझें कि ये जो मुज़ाकरात का चैप्टर राना सनाउल्लाह खोल के थे, वो खुलने के पहले ही फौत हो चुका है। दूसरी तरफ जनाब ओवन बेनेट जोन्स एक इंटरनेशनल सहाफ़ी, उन्होंने आज बीबीसी के एडिटर्स का एक नोट शेयर किया था कि बीबीसी के एडिटर्स ने ईमेल की है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो वेनेजुएला के सदर है, इसको अमेरिका अगवा करके ले गया, इसको आपने अगवा नहीं लिखना। अच्छा, एडिटोरियल उनको वो भेजी गई थी कि भाई अगवा नहीं लिखना, इस तरह की पहले भी भेजी जाती है, लेकिन वो लिख के उन्होंने भेजी तो वो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। बीबीसी की बिस्ती यही हो गई। मैं बैठा सोच रहा था, जनाबे वाला यहाँ पर आप हमसे पूछते, जियो न्यूज़ को हायर कर लेते हैं, इद्दत वाले केस भी करते और सहाफ़त का अलम भी बुलंद करते, इमरान खान के ऊपर घटिया वो प्रोग्राम करते, सहाफ़त का अलम भी बुलंद कर लेते। ये पाकिस्तान में आते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पूछ लेते, पैमरा से पूछ लेते, शहबाज शरीफ साहब से पूछ लेते, अता तारड़ साहब को ले जाते कि जनाब हमारी बिस्ती ना हो, लेकिन हमने ये बताना है कि इमरान खान की फ़ोटो न चले। कभी आपने ऑर्डर देखे कोई इमरान खान की फ़ोटो न चले गवर्नमेंट की तरफ से? कभी रिटर्न में कुछ देखा है? नहीं, नहीं देखा ना। कोई चैनल चलाता है? नहीं। तो ये ऐसे, ये हमसे सीखें भाई। आप होंगे बरतानिया, आप होंगे बड़े एडवांस मुल्क, लेकिन हम भी पाकिस्तान हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टेंटवें दबाने के तरीके हैं, वो आप मर के भी नहीं हासिल कर सकते। आपको पता ही कुछ नहीं है बेवकूफ़ो। अच्छा चंगा तुम बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बन के खड़े हो गए जी, हमारी क्रेडिबिलिटी बोले 8 आने दी ताड़ी क्रेडिबिलिटी रहेगी। इधर आए जनाब, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप नंबर 1 एंकर बन सकते हैं। आप एक बंदे की बुड्ढी के सबका खवंद को जेल से निकलवा के उसको अपने स्टूडियो में बिठा के उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बनवा सकते हैं, और बाद में कहते हैं कि जी हमारी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। आप पाकिस्तान में हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे अगवाशुदा सदाकत अब्बासी को इंटरव्यू करके आप सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए की हासिल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे उस्मान डार एक मगवी है, उसका इंटरव्यू किया जाता है। कैसे वो जो पूरे पाकिस्तान में किसी को अपने घर वालों को नहीं मिल रहा, अपने बीवी बच्चों को नहीं मिल रहा, वो आपके स्टूडियो में कैसे आएगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बीबीसी को हमारे से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। फ़ौरन से पहले आएँ, इधर दाखिला लें अता तारड़ साहब के पास, और दे विल लर्न। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। द हिडन ट्रूथ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।